हेलो और छत्तीसगढ़ के मेरे साथियों को आप सभी को नमस्कार। अ, मैं हूँ विनीता और इस वीडियो में हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो देखेंगे हम छत्तीसगढ़ के इतिहास प्राचीन इतिहास में से जो स्थानीय राजवंश हैं राजर्षि तुल्य कुल से लेकर के बाण वंश तक। तो सभी प्रश्न जो हैं स्थानीय राजवंश के वो सारे प्रश्न करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं राजर्षि तुल्य कुल से। पहला सवाल, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो सूरा का भी उल्लेख है, दैत वर्मन का भी उल्लेख है, दैत वर्मा, विभीषण का भी उल्लेख है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नहीं है, पिछले प्रश्न का व्याख्या है, पढ़ लेते हैं। राजर्षि तुल्य कुल वंश, इनकी राजधानी थी आरंग। ठीक है, संस्थापक शूर या सुरा के नाम से जानते हैं हम इन्हें। तो इनके जो प्रमुख शासक रहे हैं इस राजर्षि तुल्य कुल में, तो 6 नाम है जी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संस्थापक हैं शूर या सुरा, दैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। जो भीमसेन द्वितीय है ना, इनका आरंग ताम्रपत्र लेख मिला है जिसमें इनकी वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सेंटेंस जो है ये लिखा हुआ है। तो भीमसेन द्वितीय को याद रखिएगा और भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, और विशेष में है यह राजवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था। तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम स्थानीय राजवंश था जिनका शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक रहा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है भीमसेन द्वितीय, है ना। इन्हीं के भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में इनकी वंशावली मिलती है। इसके बाद की कोई जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? इसका उत्तर है राजर्षि तुल्य कुल। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से प्राप्त होती है। इसका उत्तर भी अभी अभी हमने व्याख्या में पढ़ा, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख। अगला प्रश्न है, राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी हमने व्याख्या में अभी देखा। उत्तर है शूर या सूरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी? ये भी हमने व्याख्या में देखा, है ना, आरंग। इसका उत्तर हो जाएगा आरंग। निम्न राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे हमें किसके बाद कौन सा शासनकाल हुआ वो देखना है, कौन सा वंश आया। तो पहले नंबर पे तो राजर्षि तुल्य कुल थे, दूसरे नंबर पे शरभपुरी वंश। ठीक है, नहीं, शरभपुरी वंश नहीं होगा। दूसरे नंबर पे, एक मिनट, दूसरे नंबर पे नल वंश होंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे शरभपुरी वंश होंगे, फिर चौथे नंबर पे होंगे चक्रकोट के राजवंश, नागवंश। तो क्योंकि नल वंश जो है ये 5वीं से 12वीं सदी में इनका शासनकाल रहा है और
शरभपुरी वंश थोड़ा जल्दी इनका समाप्ति हो गया था 5वीं से 6वीं सदी में। तो तीसरे नंबर पे ये होंगे और दूसरे नंबर पे नल वंश। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 1 2 1 3 2 4 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। यहाँ पे उनका राजवंशों का क्रम दिया हुआ है। राजर्षि तुल्य कुल जो है ये 4वीं से 6वीं सदी में, नल वंश 5वीं से 12वीं शताब्दी और शरभपुरी वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी। चक्रकोट का नागवंश है 11वीं से 14वीं शताब्दी। चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश दिए हुए हैं और उनका शासन है ना, ये शासकों के नाम दिए हुए हैं, इनको हमको मिलान करना है। चलिए देखते हैं। राजर्षि तुल्य कुल भीमसेन प्रथम, नल वंश भौदत्त वर्मन, शरभपुरी वंश प्रसन्नमात्र और पांडु वंश तीवरदेव। तो CADB ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजर्षि तुल्य और राजवंश का शासन था? अभी अभी हमने देखा 4वीं से 6वीं शताब्दी। यहाँ भी प्राचीन राजवंश दिए हुए हैं और शासक दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। राजर्षि तुल्य कुल भीमसेन, शरभपुरी प्रसन्नमात्र, पांडुवंश महाशिवगुप्त बालार्जुन और नलवंश भवदत्त वर्मन। नलवंश में जी आप ना एक छोटा सा लॉजिक देख सकते हैं कि नलवंश में ना वर्मन वर्मन टाइप्स के नाम बहुत देखने को मिलेंगे। भवदत्त वर्मन, स्कंद वर्मन है ना, भट्टारक हो गए, और कुछ कुछ को छोड़ करके, कुछ राजाओं को छोड़ करके वर्मन टाइप्स के नाम मिलेंगे। तो आप रिलेट कर सकते हैं ये बस्तर साइड वाले हैं। ठीक है, नलवंश। तो ऐसा याद रखने के लिए है, ऐसा कुछ वो नहीं है, जैसा आपको याद हो जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना शूर ने की थी? इसका उत्तर है राजर्षि तुल्य वंश। अगला प्रश्न, राजर्षि तुल्य कुल राजाओं के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है आरंग, है ना। आरंग ताम्रपत्र किसका है? तो भीमसेन द्वितीय का है। अगला है, राजर्षि तुल्य कुल शासक भीमसेन द्वितीय के ताम्र अभिलेख आरंग से प्राप्त हुई है। इस लेख में राजर्षि तुल्य कुल वंश की वंशावली एवं ग्रामदान का उल्लेख है। अगला देखते हैं, शरभपुरी वंश से प्रश्न है। प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नमात्र संबंधित था? इसका उत्तर हो जाएगा प्रसन्नमात्र जो था वो शरभपुरी वंश से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसन्नमात्र शरभपुरी वंश के शासक थे जिन्होंने 5वीं से 6वीं सदी में शासन किया तथा निडिला नदी, जिसका वर्तमान नाम लीलागर नदी है, के किनारे प्रसन्नपुर, वर्तमान का मल्हार, नगर बसाया। साथ ही
गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, तो ये जो व्याख्या दिया हुआ है ना, ये 3 कीवर्ड्स जो हैं, निडिला नदी, प्रसन्नपुर प्रसन्नपुर और गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के, ये 3 तथ्य आपको याद रखना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे? इसका उत्तर है प्रसन्नमात्र। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। सही उत्तर चुनना है। तो शरभपुर भी राजधानी थी, सिरपुर भी राजधानी थी, प्रसन्नपुर भी राजधानी थी। ठीक है, शरभपुर को शरभराज ने बसाया था, प्रसन्नपुर को प्रसन्नमात्र और सिरपुर को प्रवरराज ने बसाया था। ठीक है, प्रवरराज प्रथम, ठीक है, प्रवरराज प्रथम ने बसाया था। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, शरभपुरी वंश के संस्थापक शरभराज थे, जिनका उल्लेख भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख जो 510 में ईस्वी में लिखा गया था, है ना, और इनकी जो राजधानी है वो क्रमशः ऐसी है, शरभपुर, शरभराज, प्रसन्नपुर, प्रसन्नमात्र, सिरपुर, प्रवरराज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले शरभपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? तो ये सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा वैष्णव। अगला है, शरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? ये पिछले प्रश्न की तरह ये प्रश्न भी है, इसका उत्तर हो जाएगा वैष्णव धर्म। शरभपुरी राजवंश वैष्णव धर्म से संबंधित था। इनके राज चिन्ह में गज लक्ष्मी का अंकन होता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा? इसका उत्तर आप याद रखिए, तालागांव। तालागांव बिलासपुर के पास है, और ये जो मूर्ति खोजी गई है ये रुद्र शिव की प्रतिमा है ना, और ये 11 जीवों के, है ना, 11 जीवों के अंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इसको, है ना, ये प्रतिमा जो है यही तालागांव में रखा गया है। चलिए यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, तालागांव में एक ऐसी मूर्ति मिली जिसका शरीर विभिन्न 11 जीवों के अंगों से मिलकर बना है, इसे रुद्र शिव की प्रतिमा कहा जाता है। यह शरभपुरी वंशकालीन मूर्ति मानी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के शरभपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबलराज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था? इसका उत्तर है सर्वाधिकारीकृत। सर्वाधिकारीकृत या सर्वाधिकारीकर्ता, है ना, दोनों अगर ऑप्शन में है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, सर्वाधिकारीकृत या सर्वाधिकारीकर्ता। ठीक, ये पोजीशन थी, पद का नाम था इंद्रबल राज का। और इंद्रबल कौन थे? तो इंद्रबल मैकल के सोमवंश से थे, और है ना, पांडु वंश की इन्होंने स्थापना की थी, संस्थापक हैं ये।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरभपुरी वंशीय शासक सुदेवराज ने अपने शासनकाल के दौरान इंद्रबल को अपना सर्वाधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। प्रश्न है अगला, शरभपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? ताम्रपत्र जारी करने की तिथि वर्ष ये होती थी। ताम्रपत्र जारी करने का स्थान ये भी होता था। ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णक का नाम भी होता था। ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताम्रपत्र पर चित्र, क्योंकि क्या पूछा गया है, क्या नहीं होता था ताम्रपत्र पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा में प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, मल्हार। मल्हार जी बिलासपुर जिले में है। ठीक है, और दूसरा या तीसरे शताब्दी का है ये गामस कोसली ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शरभपुरी वंश के शासक जसराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? इसका उत्तर याद रखिएगा, गजलक्ष्मी। ठीक है, गजलक्ष्मी का अंकन था, और जो इनके अधिकार पत्र होते थे ना, उसमें ये मुहर लगता था, तो मुहर में यही गजलक्ष्मी का ही चिन्ह अंकित होता था। अगला प्रश्न है, शरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? अभी अभी देखा प्रश्न हमने इस तरह का, उत्तर हो जाएगा गजलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है? इसका उत्तर है देवरानी जेठानी मंदिर। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है ना, जो ताला गांव में है। ठीक है, ताला गांव कहाँ पे है? तो बिलासपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहां रुद्रशिव की मूर्ति मिली है, तो इस स्थल का नाम है ताला गांव। मनियारी नदी के तट पर देवरानी जेठानी मंदिर अमेरी कापा तालागांव बिलासपुर में है। यहाँ रुद्र शिव की प्रतिमा है, जिसका निर्माण 11 जीवों के आकृतियों से किया गया है। देवरानी जेठानी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और देवरानी जेठानी मंदिर 5वीं से 6वीं सदी में शरभपुरी रानियों द्वारा बनवाया गया था। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, है ना। फिर मैं किसी वीडियो में बात करूंगी इसके बारे में। और चलिए देखते हैं, यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो नागर शैली लाल ईंट में निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। तो शैली को भी याद रखिएगा, कौन सी शैली है? तो नागर शैली में बना है। अगला हम देखते हैं, 5वीं से 6वीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है तालागांव। सेम तरह के प्रश्न है जी, है ना, इन पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देवरानी जेठानी मंदिर इनमें से किस भगवान को समर्पित है? अभी अभी हमने देखा, भगवान शिव को समर्पित है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है, ये भी हमने व्याख्या में देखा, सबसे पुराना मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर। अगला देखते हैं, तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए चारों कथन पढ़ते हैं, 3 कथन पढ़ते हैं। यह मनियारी नदी के तट पर बसा है, बिल्कुल सही। यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है, बिल्कुल सही।
यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये भी सही है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। अगला है, मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो तथ्य दिए हुए हैं कथन, और पूछा गया है क्या सही है, कौन सा सही है। पढ़ते हैं। यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है, सही है। यह स्थान अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों द्वारा घिरा है, तो ये कथन भी सही है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गामस कोसलीय शब्द किस लिपि में उत्कीर्ण है। ये भी अभी देखा हमने, ब्राह्मी लिपि में। और ये जो सिक्का है वो कहाँ से मिला है, तो मल्हार से मिला है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है सिरपुर के पांडु वंश। कुछ देर पहले एक मैंने शायद गलती से इंद्रबल को मैंने मैकल के सोमवंश बोल दिया था। ये सिरपुर के पांडु वंश याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने गलती से इंद्रबल को सिरपुर के पांडु वंश की जगह पे मैकल के पांडु वंश बोल दिया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। इंद्रबल जो है, जो संस्थापक हैं, वो सिरपुर के पांडु वंश के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे। प्रश्न है, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था। यहाँ पे देखिए इंद्रबल भी दिया हुआ है और उदयन भी दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे उत्तर लीजिएगा उदयन को। ठीक है, उत्तर आप यहाँ पे उदयन को लीजिएगा, क्योंकि ये पहले शासक हैं उदयन, लेकिन वास्तविक संस्थापक हम इंद्रबल को ही मानते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रथम शासक। प्रथम शासक जो है वो उदयन है, लेकिन संस्थापक जो है वो इंद्रबल है। ठीक है, उदयन को आदि आदि पुरुष भी कहते हैं, है ना। जो पुराने होते हैं, पहले जो पहले शासक होते हैं, है ना, उनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गए प्रथम शासक उदयन। पांडु वंश की कौशल शाखा का संस्थापक कौन था, है ना। इसका उत्तर उदयन लीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में इंद्रबल नहीं है। ठीक है, इंद्रबल यहाँ पे संस्थापक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे उत्तर लेंगे उदयन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करना है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सर्वपुरी शासकों ने बनाया था। नहीं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त की याद में उनकी पत्नी वास्ता देवी ने बनवाया था, लेकिन पूरा नहीं करवा पाई थी। तो उनके सुपुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन, है ना, उन्होंने लक्ष्मण मंदिर का कार्य पूरा करवाया था। अगला है, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तो ये भी सही है। भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणी नागवंश से संबंधित है। तो ये भी सही है। भोरमदेव मंदिर जो है ना, 11वीं सदी में गोपाल देव द्वारा बनवाया गया था। ये प्रश्न अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, शायद हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न कि भोरमदेव मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए रिपीट ऐसे होते हैं। ये 2011 का प्रश्न है। ठीक है, हमें चुनना था सही, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला हम व्याख्या देखते हैं।
सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सोमवंशी या पांडुवंशीय शासकों ने बनाया था। यह मंदिर लाल ईंटों से निर्मित है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश ने के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया? तो इसका उत्तर है पांडुवंश। अगला देखते हैं। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? इसका उत्तर है ईंट का, है ना, लाल ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण मुख्यतः लाल ईंटों से हुआ है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है जो गुप्तकालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, ये व्याख्या आप याद रखिएगा। हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला है प्रश्न, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सिरपुर। अच्छा, ये पिछले प्रश्न में ये लक्ष्मण मंदिर, है ना, पांडु वंश से संबंधित है ना, ये याद रखिएगा। और एक है लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो खरौद में है। ठीक है, ये लक्ष्मण मंदिर जो है ये सिरपुर में है, और लक्ष्मणेश्वर मंदिर जिसको लखनेश्वर मंदिर और लाखा चौर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, वो खरौद में है। ठीक है, और खरौद कहाँ पे है? तो जांजगीर चांपा में है। ठीक है, थोड़ा मिक्स हो जाता है लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर, तो आप ऐसे याद रखिएगा। जो लक्ष्मण मंदिर है वो सिरपुर में है। अगला हम देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मौखरी राजकुमारी वास्ता से विवाह किया था? इसका उत्तर है हर्षगुप्त। व्याख्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वास्ता का विवाह पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त से हुआ था। कालांतर में हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वास्ता ने अपने पति की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, किंतु पूर्ण महाशिव गुप्त बालार्जुन के काल में हुआ। चलिए अगला हम देखते हैं। प्रश्न है, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्ता ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? उत्तर होगा जी पांडु वंश। अगला देखते हैं। इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? ठीक है, कोसलाधिपति की उपाधि तीवर देव ने की थी, है ना। सकल कौशलाधिपति तीवर देव ने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या भी दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में दो शासकों ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। एक तो पांडु वंशीय शासक महाशिव तीवरदेव, और दूसरे कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम। चलिए अगला हम देखते हैं। सिरपुर के पांडुवंश के महाशिव गुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? आप इसका उत्तर याद रखिएगा, शैव धर्म। क्योंकि महाशिवगुप्त बालार्जुन जो थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे, किंतु पांडु वंश में जितने भी शासक हुए वो मोस्टली वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं।
यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन एक धर्म सहिष्णु शासक थे, जिनके शासनकाल में सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। ठीक है। और भगवान शिव भगवान विष्णु के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। चीनी यात्री वेनसांग की 639 ईस्वी में सिरपुर यात्रा हुई। गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। तो गंधेश्वर महादेव मंदिर है ना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। सिरपुर में अनेक बौद्ध धर्म का भी निर्माण हुआ। तो इनका जो शासन काल था, इसमें कई मंदिरों के भी निर्माण हुए, है ना, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर और बौद्ध विहार, जैन विहार, है ना, जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीवर देव अनुयायी था। तो तीवर देव अनुयायी था वैष्णव धर्म का। अगला हम देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, महेंद्र सेन को पराजित किया था, ये सत्य है। शरवपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, ये कथन भी सही है। और फिर तीसरा है, सोम या पांडु वंशीय राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, तो ये कथन भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर ए। सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट दी थी? इसका उत्तर है सिरपुर। चलिए अगला हम देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने 639 ईस्वी में 7वीं शताब्दी में पांडुवंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। ठीक है। और अपनी पुस्तक सी यू की में छत्तीसगढ़ को कियासलो नाम से वर्णित किया, है ना। एक तो चीनी था, उसको बोलते नहीं हो रहा था, तो कोसल लिखने की जगह में है ना कियासलो लिख दिया। पहले छत्तीसगढ़ को कोसल कहते थे ना जी, तो कोसल बोल नहीं पाया तो कियासलो लिख दिया। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 7वीं सदी में, है ना, इसका उत्तर है। अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो इसका उत्तर है सिरपुर। और सिरपुर के अलावा कौन सा? मल्हार। पहले वो सिरपुर आया, उसके बाद वो मल्हार गया। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। 7वीं शताब्दी में वेनसांग आया था, किसके शासनकाल में? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय वेनसांग सिरपुर आया था? इसका उत्तर है महाशिवगुप्त बालार्जुन। अगला है, चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? तो यहाँ पे उत्तर है मल्हार। मल्हार के अलावा सिरपुर। अगला देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश ने से
महाशिवगुप्त संबंधित था, है ना, ये पांडु वंश हो जाएगा इसका उत्तर। पांडु वंश से संबंधित था महाशिवगुप्त बालार्जुन। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? तो यहाँ पे वो सब तो क्लियर दिख रहा है जी। शरभपुरी वंश, पांडु वंश, नल वंश, इनने तो शासन किया। मौखरी वंश, ये मगध क्षेत्र के मौखरी वंश थे, है ना। मौखरी वंश से ही हर्षगुप्त की पत्नी, है ना, रानी वास्ता देवी बिलोंग करती थी। ठीक है, तो ये जो है ये इनका यहाँ पे शासन नहीं था, ये मगध क्षेत्र के राजवंश है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? इसका उत्तर हो जाएगा सोमवंश। उत्तर है सोमवंश। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सोमवंशी शासकों के निम्नलिखित शाखाएं थी, है ना। मैकल का सोमवंश, उड़ीसा या कलिंग का सोमवंश, कांकेर का सोमवंश और सिरपुर का पांडु वंश। तो हम ये तीनों तो कवर करेंगे, है ना, ये तीनों। बट उड़ीसा या कलिंग का सोमवंश, इसको हम स्किप करके हुए चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, बट कभी कभार रेयर केसेस में बनते हैं, जब जो एग्जामिनर को बहुत ज्यादा टफ करना होगा ना एग्जाम, तब ऐसे ऐसे वाले प्रश्न बनेंगे टॉपिक से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश और शासक सुमेलित हैं? ये तो सुमेलित नहीं दिख रहा है मुझे। शरभपुरी भवदत्त वर्मन, ये गलत है। पांडु वंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो ये ही सही होगा क्योंकि ये दोनों भी संबंधित नहीं है एक दूसरे से। चलिए अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे शासक दिया हुआ है और राजवंश दिए हैं, है ना। भवदत्त वर्मा जो है वो नलवंश से संबंधित है, प्रश्न मात्र शरभपुरी वंश से, और जगदेव भूषण है वो जो छिंदक नागवंश से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, महाशिवगुप्त समकालीन था, तो महाशिवगुप्त जो था ये हर्ष का समकालीन था। हाँ, हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश का था शासक, कन्नौज में, है ना, हरियाणा कन्नौज। तो ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे वो हर्षगुप्त का समकालीन था। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कहाँ गया। चलिए समकालीन शासक, यहाँ पे महाशिवगुप्त बालार्जुन के समकालीन जो शासक थे उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। एक तो हर्षवर्धन थे पुष्यभूति वंश के, कन्नौज। पुलकेशिन द्वितीय, है ना, ये चालुक्य वंश के, वातापी क्षेत्र के। और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश, कांची से। और विलास तुंग नल वंश जो दंडकारण्य क्षेत्र से थे। चलिए अगला देखते हैं, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाई? चित्रांगदपुर को हम वर्तमान में सिरपुर के नाम से जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पांडु राजवंश। ठीक है, तो पांडु वंश की राजधानी थी चित्रांगदपुर जो वर्तमान का सिरपुर है। यहाँ भी वही व्याख्या दिया हुआ है, पांडु वंश सिरपुर, पूर्व नाम चित्रांगदपुर। कलचुरी वंश, है ना, तुम्बान रतनपुर, छुरी कोसगई, खल्लारी रायपुर। तुम्बान कोरबा, रतनपुर बिलासपुर और छुरी कोसगई कोरबा,
ये तीनों जो थे राजधानी, ये रतनपुर के कलचुरियों की राजधानी थी, और खल्लारी और रायपुर जो है ये रायपुर के कलचुरियों की राजधानी थी। ठीक है, और मौर्य वंश तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी। चलिए अगला देखते हैं। हरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ईशान देव। कुछ देर पहले मैंने लक्ष्मण मंदिर और लखनेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा सा बोला था, है ना। तो लखनेश्वर मंदिर जो है ना, ये खरौद में है। खरौद कहाँ पे है? तो जांजगीर चांपा में है। ईशान देव के शासन काल में ये मंदिर बना था। ठीक है, चलिए देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के खरौद जो जांजगीर चांपा जिले में है स्थित लखनेश्वर मंदिर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण पांडुवंशीय शासक इंद्रबल के शासनकाल में इसके दूसरे पुत्र इंद्रबल के दूसरे पुत्र ईशान देव के द्वारा कराया गया था। वहीं खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। ठीक है, ज्ञातव्य हो कि कवि ईशान पांडुवंश का राजकवि था। कवि ईशान पांडुवंश का राजकवि था, जिनका वर्णन लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है ना। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। वे बाण भट्ट के समकालीन कवि थे। तो आप ये ईशान देव को और ये ईशान, कवि ईशान, है ना, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इससे कवि ईशान से भी एक प्रश्न पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो है ना, ये दोनों याद रखिएगा। जो कवि ईशान है वो अलग है, और ईशान देव जो है ना, वो अलग है। और ईशान देव जो है वो खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लखनेश्वर मंदिर, जिसको लाखाचौर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण करवाया था। और कवि ईशान तो बड़े प्रसिद्ध राजकवि थे। ठीक है, इनका वर्णन लक्ष्मण मंदिर के सिरपुर में है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी किसको कहा जाता है? तो अभी अभी देखा हमने, इसका उत्तर है खरौद। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। तो रतनपुर भी है, मल्हार भी है और सिरपुर भी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। यहाँ पे ताम्रपत्र दिए हुए हैं या शिलालेख या अभिलेख दिए हुए हैं, और वो किस शासक से संबंधित हैं वो देखना है। चलिए मिलान करते हैं, आप याद रखते चलिएगा। कुरुद ताम्रपत्र जो है वो नरेंद्र का है। ठीक है, सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख ये शिवगुप्त बालाजुन से संबंधित है। बारसूर शिलालेख ये है जगदेव भूषण का, और कोटगढ़ शिलालेख ये है पृथ्वीदेव द्वितीय। तो उत्तर हो जाएगा 3124, 3124, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी वास्ता द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर या लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? है ना, इसका उत्तर अभी भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। उत्तर है कवि ईशान। अगला देखते हैं। कवि ईशान पांडुवंश या सोमवंश का राजकीय कवि था, जिसने महारानी वास्ता के द्वारा स्थापित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर या विष्णु मंदिर की प्रशस्ति रचना की है। अगला है, शूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी या वमनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैकल का पांडु वंश। ठीक है, इसका उत्तर है मैकल का पांडु वंश।
अगला है, मैकल के सोमवंशी शासक सूरबल के दो ताम्रपत्र प्राप्त हुए। एक तो वमनी या बमनी ताम्रपत्र और दूसरा है मल्हार ताम्रपत्र। अगला हम देखते हैं, निम्न पांडु वंश राजाओं को उनकी कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंद्रबल पहले नंबर पे आ जाएंगे, फिर नंददेव दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे महाशिव तीवर देव और चौथे नंबर पे हर्षगुप्त। ठीक है, तो 3 2 1 4 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है? इसका उत्तर है शिवलिंग। आगे चलते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है। यह मंदिर 1.25 लाख चावल चढ़ाने के कारण लाखाचौर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य रतनदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने कराया था। वहीं खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न, ये व्याख्या, ये तथ्य है ना, आप याद रखिएगा। जीर्णोद्धार जो करवाया था वो रत्नदेव तृतीय, जो कलचुरी कालीन शासक हुआ करते थे। अगला देखते हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है, इसको हम स्किप करते हैं। अगला है, प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। क्यों इनमें से कोई नहीं? क्योंकि गंधेश्वर महादेव मंदिर जो है ये सिरपुर में स्थित है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, सिरपुर में बौद्ध, हिंदू व जैन मंदिरों के मठ, स्मारक और मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख हैं लक्ष्मण मंदिर, आनंद कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर एवं बालेश्वर महादेव मंदिर। तो ये तो फिर भी कम है, इसके अलावा भी बहुत सारे जैन मठ, जैन मंदिर, बौद्ध बौद्ध विहार, स्मारक मंदिर वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। प्रश्न है, गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ये सिरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी व्याख्या दिया हुआ है, वही सेम व्याख्या है। रानी वास्ता देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति को चिरस्थायी बनाने रखने हेतु 7वीं सदी में लाल ईंटों से लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। ठीक है, जो महाशिवगुप्त बालाजी के शासन काल में पूर्ण हुआ। यह मंदिर महासमुंद जिले के सिरपुर में है। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए हुए हैं। रानी वास्ता ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया, जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। ये कथन तो बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है, उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया, तो ये भी कारण भी सही है। तो और बिल्कुल ये दोनों कथन और कारण, जो कारण है वो कथन को स्पष्ट करता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, वह कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम था? तो इंद्रपुर जी, ये
खरौद का प्राचीन नाम, मतलब इंद्रपुर जो था वो प्राचीन नाम है और वर्तमान में हम इसको खरौद के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रपुर वर्तमान खरौद का प्राचीन नाम था। इंद्रपुर की स्थापना पांडु वंशीय शासक इंद्रबल ने किया था। जो पांडु वंश के संस्थापक थे इंद्रबल, उन्होंने ही खरौद को बसाया, यानी कि इंद्रपुर को बसाया। अगला देखते हैं। किसके शासन काल में दक्षिण कोसल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका उत्तर याद रखिएगा आप, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या भी हम देख लेते हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके शासन काल में कला साहित्य सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय कार्य हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिर दिए हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ दिए हुए हैं राजवंश। ठीक है, चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। देवरानी जेठानी मंदिर ताला, देवरानी जेठानी मंदिर जी शरभपुरी वंश, मड़वा महल फणी नागवंश, खरौद पांडु वंश, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी। सिद्धेश्वर मंदिर पलारी कलचुरी तो नहीं होगा, कलचुरी पॉसिबल नहीं है। खरौद तो अभी अभी हमने देखा पांडु वंश। चलिए व्याख्या देखते हैं हम। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर, तो यानी कि कुल मिलाकर के हमको यहाँ से सिद्धेश्वर पलारी मंदिर, इसको हमको कटपिट करना है ना, कटपिट, बाकी तो सब सही है। अगला हम ये चलते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। ज्ञात स्रोत के आधार पर खरौद मंदिर का निर्माण पांडुवंशीय शासक इंद्रबल द्वारा और जीर्णोद्धार जो है वो कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव द्वारा कराया गया था। तो ये कथन सही है, मतलब कथन का नहीं, मतलब ये जो व्याख्या में दिया हुआ है ये सत्य है ना। आयोग ने इसका उत्तर गलत ही लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिरपुर में बैकुंठ नारायण की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई? इसका उत्तर है बैकुंठ नारायण की मूर्ति जो है वो लक्ष्मण मंदिर से प्राप्त हुई। अगला हम देखते हैं। सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। ईशान का नाम तो मिलता है, सुमंगल का भी नाम और भास्कर का भी नाम मिलता है, किंतु देवदंडी जो है इनका नाम नहीं मिलता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सिरपुर के पांडु शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर याद रखिएगा जी, जिन घोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। सिरपुर प्रशस्ति बौद्ध विहार में वर्णित है कि 7वीं 8वीं शताब्दी में जिन घोष और बुद्ध घोष नामक आचार्यों द्वारा ग्राम देने का उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस विष्णु कुंडील शासक की उपाधि जनाश्रय या जनता के आश्रय स्थल की थी? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, माधव वर्मन द्वितीय। माधव वर्मन द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, विष्णु कुंडील नरेश माधव वर्मन द्वितीय ने जनाश्रय की उपाधि धारण की थी। इनका युद्ध पांडुवंशी शासक महाशिव तीवरदेव से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हम उड़ीसा या कलिंग के सोमवंश से संबंधित जो प्रश्न है वो स्किप करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि अभी रिसेंट जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें उससे कोई एक आधी क्वेश्चन भी बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम वो उड़ीसा या कलिंग के सोमवंश को स्किप करते हैं और बढ़ते हैं कांकेर क्षेत्र में सोमवंश। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था, जिसके निम्नलिखित शासक हुए। तो कर्णराज और सोमराज, है ना, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। कर्णराज और सोमराज, 2 और 4 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगला हम देखते हैं, कांकेर क्षेत्र में शासित सोमवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, सोमवंश के संस्थापक थे सिंहराज। इसका उत्तर हो जाएगा सिंहराज। अगला है बानवंश संबंधित प्रश्न, पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है बाण विक्रमादित्य। ठीक है, अगला देखते हैं, पाली के प्रस्तर मंदिर यानी कि शिव मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में बानवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था। वहीं कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम द्वारा कराया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न है, बानवंश के शिलालेखों में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है? अब इसका उत्तर याद रखिएगा, जयमऊ या जयमेरू या जयमेऊ। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयमऊ या जयमेरू। ठीक, यहाँ पे प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं और वीडियो को भी हम यहीं पे अंत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को थोड़ी मदद मिली होगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सभी को सफलता दिलाए। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।